कैसे हैं आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और अपना डेली शेड्यूल बनाकर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ डे 76 बचे हैं, ठीक। और 76 का मतलब है कि लगभग सिर्फ 2.5 महीने ही मत जोड़ो, महीने मत जोड़ो, सिर्फ दिन से जोड़ो। दिन जोड़ोगे तो थोड़ा अवेयर रहोगे, ठीक है। और तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव को, ठीक है। और इसके तहत कल मैंने आप लोगों को डे 35 तक वीडियोस, लेक्चर्स और पीवाईक्यूज सब कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। और आप लोगों को आज डे 36 है, जिसके तहत मैं सिंधु घाटी सभ्यता आप लोगों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करने जा रही हूँ। देखो, ये चैप्टर जितना ही सिंपल है, ठीक है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा इस चैप्टर के लिए, ठीक है। जो जो चैप्टर बता रहे हैं हम कि जो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो जो लाइन बता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं और आप लोगों को पता भी है कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जो डाउट हो, जो परेशानी हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती हैं, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों को ज़रा सा भी बेनिफिट करता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसमें ये डेली वीडियो आप लोगों के पास डेली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को 2 इमेजेस से थोड़ा पढ़ा दिया था सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। और आज भी उसको रिवाइज करके आगे की प्रोसेस पढ़ेंगे, मतलब आगे का सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड MCQ हैं। ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए MCQ टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसको आप लोग जब इसको अच्छे से पढ़ोगे तभी उसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। और उसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करें। देखो, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि सूत का गैंगडोर जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में, ठीक है। और ना यकीन हो तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना, आप लोगों को मिल जाएगा। इसीलिए अब ध्यान से पढ़ो। देखो, सूत का गैंगडोर जो है वो पाकिस्तान में है और हड़प्पन सिविलाइजेशन, हाँ एक बात और, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखो इतना। देखो, सूत का गैंगडोर जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, ठीक है, यानी कि सबसे पश्चिमी यानी कि सबसे वेस्ट में स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। उसके बाद ये मोहनजोदड़ो आता है। मोहनजोदड़ो वो भी पाकिस्तान में ही है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा स्थल है। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखोगे, जितने भी एरो बना के आप लोगों को लिखाए गए, समझाए गए। A4 साइज़ का पेपर और पेन लेकर सारे पॉइंट एक एक मार्क करके एक एक स्टार लगा के लिख लो प्लीज़, ठीक है। क्योंकि जब इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इससे भी पूछा जा सकता है, इससे भी पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन एक तो ये स्टेटमेंट था और एक उसके साथ और स्टेटमेंट था, ठीक है। तो इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन टफ ही आते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट जो था वो सिंपल था। अगर ये आप लोगों का क्लियर होता है ना, मतलब जिन जिन बच्चों का क्लियर था उन्होंने ये क्वेश्चन सही कर लिया होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में, मतलब प्रीवियस ईयर में, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2025 में यूपीएससी में एलिमिनेशन की ट्रिक बहुत ज़्यादा थी। हर साल नहीं होती है, लेकिन प्रीवियस ईयर में बहुत थी, ठीक है। तो उस चीज़ों के लिए भी अवेयर रहो और ज़्यादा से ज़्यादा PYQ और MCQ सॉल्व करने के लिए ये जब सॉल्व करते हैं तो यही क्षमताएँ विकसित हो जाती हैं बच्चों के अंदर, और यही क्षमताएँ जो विकसित हो जाती हैं यही आप लोगों का प्रीलिम्स निकाल देती हैं। क्योंकि कॉम्पिटिशन 8 लाख बच्चों से आप लोगों को 10,000 में आना है, 10,000 या, ठीक है, 10,000 में आना है। जो 10,000 10 से 12-15 हज़ार बच्चे जो मेंस लिखेंगे, ठीक है। तो उसका इतना कंपटीशन आना आसान नहीं होता है। जब आप लोगों को हर चीज़ पर आप लोग गौर करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है, तब निकल जाएगा। और टेंशन मत लो, उसके लिए हम हैं ना, ठीक है। तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। उसके बाद चनहुद्रो, इसको भी याद रखोगे। ये एकमात्र ऐसा शहर है जिसके पास दुर्ग या किला नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से, है ना, और आ सकता है। उसके बाद आता है लोथल, ठीक है। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर बोला जाता है, ठीक है। फिर राखीगढ़ी,
ठीक है। राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बनावली। बनावली क्या है, अरीय प्रतिरूप। कल मैंने आप लोगों को अरीय प्रतिरूप बताया था, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। जो बच्चे आज नए हैं वो एक बार फिर से देख लेंगे कि अरीय प्रतिरूप वाला सिस्टम ऐसा होता है कि एक गुंबद तरह से ज़मीन फूल जाती है ऊपर की तरफ, और नदी वहाँ से, मान लो गुंबद से नदी निकली है, और अब नदी यहाँ से अगर निकलेगी तो उसका पानी इधर भी जाएगा, इधर भी आएगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, है ना। तो चारों दिशाओं में उस नदी का पानी फैल जाएगा। ऐसे ही प्रतिरूप को अरीय प्रतिरूप बोलते हैं, ठीक है। और अरीय प्रतिरूप की सड़कों वाला एकमात्र शहर कौन सा था, वो बनावली था, ठीक है। उसके बाद रोपर की बात कही गई है। रोपर में भारतीय स्वतंत्रता पश्चात खोजा गया पहला स्थान है ना। उसके बाद मांडा जो कि सबसे पूर्वी स्थान है, सबसे उत्तरी स्थान है, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगर याद रखना चाहो तो एक हड़प्पा भी याद रख सकते हो जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर कालीबंगन भी याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद चनहुद्रो, धौलावीरा, ये सब याद रख सकते हो ऐसे ही, ठीक है। मतलब ये सब स्थान याद रख सकते हो कि ये सब इतने जो डार्क ग्रीन से मार्क है वो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, ठीक है। आई होप अब आप लोगों को चीज़ें इससे रिलेटेड क्लियर हैं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करूँगी, ठीक। तो चलिए, अब मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यताओं की विशेषताएं बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इन लोगों का नगर नियोजन और वास्तुकला एकदम उन्नत लेवल की थी, ठीक है। धर्म और मान्यताओं में ये लोग माता देवी की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे, है ना, और पशुओं की सेवा करते थे। फिर कला और मूर्ति कला में टेराकोटा की मूर्तियाँ, कांस्य की मूर्तियाँ और पत्थर की मोहरें इतना बनाते थे। अगर मूर्ति कला में करके स्टेटमेंट दे दिया तो ये तीनों पॉइंट को याद रखना आप लोगों के लिए अनिवार्य हो जाता है। अगर एक भी हटाया और दूसरा एक जोड़ा तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो याद रखोगे। फिर सामाजिक संरचना ऐसे ही पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब नगरीय प्रतिरूप बस खाली याद रखना, एक समान वितरण, गैर राजतंत्रात्मक व्यवस्था। लेखन प्रणाली में सिंधु घाटी लिपि में वो लोग लिखते थे जिसको आज तक लिखा तो गया है पर पढ़ा नहीं गया, ठीक है। उसके बाद द्विभाषी ग्रंथ, उसके बाद शिल्प, और हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट बात यहीं पर, मतलब लिपि से रिलेटेड याद आ गई। देखो पहले हम लोगों ने 3 काल में डिवाइड किया था, जो कि मैंने आप लोगों को पहले पाषाण काल बताया था, ठीक है। तो पाषाण काल है ना, जिसको पाषाण काल कहा गया, सॉरी, देखिए मैंने आप लोगों को 3 बताया था। एक पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल जिसमें प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल बताया था, ठीक है। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल आता है, ये था, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में आप लोगों को मैंने बताया था कि इसकी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ठीक, मतलब लेखन यहाँ पर नहीं था, ठीक है। अब प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये सब आते हैं। तो इन सब में लेखन नहीं था। एक मिनट में आप लोगों को ग्राफ बना के दिखाती हूँ, ये पेन से समझा देती हूँ अच्छे से जिससे मिटे नहीं, ठीक है। देखिए पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आ जाता है, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक, इसी को मध्य बोलते हैं, है ना, इसी को मध्य पाषाण काल भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक आता है, ठीक है। पॉइंट इम्पॉर्टेंट है इसीलिए दोबारा बताया जा रहा है, ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में लेखन विधि डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है, लेखन विधि डेवलप नहीं हुई थी, यानी कि ये लोग पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते थे जैसे पूरा पाषाण काल के लोग, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आद्य ऐतिहासिक काल में, तो ये लोग लिख तो लेते थे, लिखना यहाँ पर आ गया था, ठीक है, लेकिन पढ़ नहीं पाते थे। मतलब ऐसा उल्टा सीधा लिखते थे कि ये लोग उसको पढ़ नहीं पाते थे। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि इसी में ऐड कर ली जाती है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। फिर ऐतिहासिक काल में वैदिक काल वगैरह जोड़ा जाता है, और वैदिक काल में आप लोग जानते हो कि सारे ग्रंथ की रचना वगैरह होने लगी थी, और अच्छे से लोग पढ़ना और लिखना जान गए थे, ठीक है। अब आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक।
तो ये विशेषताएं आप लोगों की क्लियर हो गई है। तो अब मैं इसको रिमूव करूँगी और चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ओ शिट, एक मिनट। तो चलिए स्लाइड आ चुकी है, ठीक है। तो विशेषताओं में हमने यहाँ तक लेखन प्रणाली तक पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भी आप लोगों को किस कैटेगरी में आती है वो भी बताया, ठीक है। अब शिल्प और प्रौद्योगिकी की बात करें तो मृदभांड और या मिट्टी के बर्तन, धातुकर, मनका प्रणाली याद रखना, ठीक है। फिर मोहरे, ये सब का उपयोग करना, शिल्प और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना सिंधु घाटी सभ्यताओं में, इस तरह की शिल्प और प्रौद्योगिकी का यूज़ करना सिंधु घाटी सभ्यताओं में शुरू हो चुका था। फिर कृषि और अर्थव्यवस्था में खेती, सिंचाई, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य ये सब करने लगे थे, ठीक है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जलवायु परिवर्तन कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग मेसोपोटामिया के लोगों के साथ व्यापार की कमी ये सब मानते हैं। तो ये सब इनके पतन के कारण थे, जो कि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है, तो इसको याद रखोगे। देखो सबसे पहले सबसे पूर्वी स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर सबसे उत्तरी मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, सबसे दक्षिणी दैमाबाद जो कि मध्य प्रदेश में है, सॉरी महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र याद रखोगे। उसके बाद सबसे पश्चिमी यानी कि वेस्ट में सूतका गैंगडोर, ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट आप लोगों का शुरू हो जाता है। अब एकदम एक्स्ट्रा फोकस हो जाओ, ठीक है। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर और उससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले मैंने आप लोगों को हड़प्पा बताया था। हड़प्पा में क्या किया गया, खुदाई किया गया पहला स्थल है, ठीक है। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये खुदाई में मिला सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है और ये रावी नदी के तट पर है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, याद रखो, ओके। उसके बाद अगर इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण खोजें देखें कि हड़प्पा सभ्यता को खोज तो लिया गया, मतलब हड़प्पा शहर को खोज तो लिया गया सिंधु घाटी सभ्यता के तहत, ठीक है। अब इसमें क्या मिला, दुर्ग मिला और किला मिला, ठीक, यानी कि दुर्ग और किला खोजे गए। उसके बाद ये क्या था कि एक पंक्ति में 6 अन्य, यानी कि एक लाइन है वहाँ पे 6 अनाज पीसने के लिए एक गोलाकार उपकरण थे, ठीक है। एक लाइन में 6 अनाज पीसने के लिए एक गोलाकार उपकरण थे, तो ऐसे याद रखोगे। फिर नेक्स्ट क्या मिला, 2 कमरों वाली बैरक, यानी कि संभवतः क्या था कि मजदूरों के रहने का वो स्थान था। बैरक जो है वो 2 कमरों वाला बैरक, बड़ा सा हॉल बोलते हैं, ठीक है, तो वो मिला। उसके बाद कांस्य की घड़ी मिली, कांस्य मतलब कांसे की घड़ी मिली है, कांसे की घड़ियाँ मिली, पात्र और जिसमें धातु को गलाते हैं, ठीक, तो ये सब मिला। उसके बाद नेक्स्ट स्थान क्या आ जाता है, मोहनजोदड़ो आ जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो का, मृतकों का टीला। कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में नहीं लेकिन कई वन डे एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद सिंधु नदी के तट पर ये स्थित है, ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो है, तो आप लोग याद रखोगे। उसके बाद सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो ये सबसे बड़ी इमारत जो कि मोहनजोदड़ो में खोजी गई है वो उसका अन्न भंडार है, यानी कि जो अन्न रखने के लिए आजकल के ज़माने में क्या बोलते हैं, गोदाम बोलते हैं ना, तो वो अन्न भंडार गृह था जो कि मोहनजोदड़ो सभ्यता का मतलब मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थान था, ठीक है। फिर अब मोहनजोदड़ो से रिलेटेड अगर हम लोग इम्पोर्टेंट खोज देखें तो सब लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा महान स्नानागार मिला, अनुष्ठान यानी कि स्नान करने के लिए ये सब था, ठीक है। जो महान स्नानागार था वो अनुष्ठान किया जाता था स्नान करने के लिए। ईंटों से निर्मित इमारत मिली है। वस्त्रों को बदलने के लिए एक अतिरिक्त कमरा मिला है, ठीक है। दीवारों और फर्श को सील करने के लिए बिटुमिन का उपयोग किया गया था। बिटुमिन एक पदार्थ होता है जो कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा कस के पकड़ने के लिए होता है, ठीक है। बिटुमिन को आप लोगों ने देखा होगा कि सामान्य भाषा में डामर बोलते हैं ना, रोड पे जो डामर वामर लगे होते हैं, डामर या कोल तार, तो उसी को बिटुमिन बोलते हैं, है ना। या पेट्रोलियम का एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, काला काला चिपचिपा चिपचिपा, ठीक है। और कच्चे माल यानी कि क्रूड ऑयल के
रूप में ये होता है ना। और ये अब डामर का यूज़ क्यों किया जाता है, जो कंकड़ पत्थर रोड पे होते हैं उसको आपस में चिपकाने के लिए किया जाता है, तो इसीलिए इसको दीवारों और फर्श को सील करने के लिए बिटुमिन का उपयोग करते थे। यानी कि उस टाइम पर भी मोहनजोदड़ो सभ्यता में बिटुमिन यूज़ होने लगा था। अब बिटुमिन को सरल भाषा में आप लोग डामर बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बिटुमिन भी, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। ये याद रखना, ठीक, क्योंकि इसको रिलेटेड PYQ UPSC में 2025 में पूछा जा चुका है, ठीक है। उसके बाद दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, ये भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद एक सींग वाले गेंडे की मोहर मिली है, जो कि सर्वाधिक प्राप्त मोहर है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो, ठीक। फिर पशुपति की मोहर मिली है और मृद मूर्तियाँ मिली हैं। तो इतनी ये इम्पोर्टेंट खोज मोहनजोदड़ो की आप लोग याद रखोगे सारी की सारी, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। मेरा प्रयास ये होता है कि आप लोगों का इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोगों के सिलेबस का कुछ भी छूटे ना, ठीक है, सब कवर हो जाए, जिसमें आप लोगों का जब एग्ज़ाम हॉल में बैठो तो एटलीस्ट इतना तो याद रहे कि हाँ मैंने कहीं ना कहीं तो ये सब पढ़ा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तीसरा नंबर का शहर जो आता है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो लोथल है, ठीक है। लोथल जो कि आज की डेट में गुजरात का एक बंदरगाह है ठीक है। अब इसमें देखें तो 6 खंडों में ये विभाजित नगर था लोथल, और यहाँ पे रत्न और आभूषण का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। बंदरगाह होने की वजह से ये रत्न और आभूषण का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। घरों का प्रवेश सीधे मुख्य सड़क से संबंधित था, ठीक। फिर महत्वपूर्ण खोजें अगर देखा जाए तो लोथल में क्या क्या महत्वपूर्ण खोज की गई। चावल की भूसी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मानव निर्मित गोदीबाड़ा या पत्तन, ठीक, पत्तन मतलब बंदरगाह, ठीक। फिर मनका बनाने का कारखाना, इतना याद रखोगे लोथल के लिए, ठीक है। तो लोथल के बारे में एक पॉइंट और, लोथल आज की डेट में मतलब लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। और उसके बाद अगर एक बात और याद रखना, तो लोथल पुराने ज़माने का मतलब प्राचीन काल का, पुराने ज़माने का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। मतलब ये मानव निर्मित है, ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह। इतना बात याद रखोगे लोथल के बारे में, ठीक है। अब अगर कालीबंगा की बात करें तो अधिकांश घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेत को इंगित करने के खांचे मिले हैं। अन्न भंडार का संकेत देने वाली ईंट के चबूतरे मिले हैं, ठीक है। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं और पकी हुई ईंटों का जल निकासी व्यवस्था का कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग धौलावीरा की बात करते हैं, ठीक है। तो धौलावीरा नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया है, गढ़, दुर्ग और मध्य और निचला नगर, ठीक। और फिर इसमें जल प्रबंधन प्रणाली भी मिली है, ठीक। और इसमें बहुस्तरीय रक्षा तंत्र भी पाया जाता था धौलावीरा में, फिर ठीक है। फिर सूरकोटदा, ये भी इसमें सर्वप्रथम घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। फिर चनहुदड़ो बिना गढ़ वाला एकमात्र शहर था, ठीक, तो ये भी याद रखोगे, चनहुदड़ो को भी याद रखोगे, जो कि बिना गढ़ या दुर्ग वाला एकमात्र शहर था, जो कि मैंने आप लोगों को इमेज में भी ऊपर क्लियर करवाया था, ठीक। तो आई होप आप लोगों को अब हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट शहर, उसके बारे में सारी क्वेरीज क्लियर हो गई हैं, ठीक। तो अब बारी आती है MCQ प्रैक्टिस की। पेन रख दो, ठीक है, और जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को उन क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है। और अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई हैं, वो किससे बनी है ना। तो आप लोगों को ऑप्शन में वो दिया जाएगा। पहले देखिए, मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सील्स आर मेड ऑफ, ठीक है। ऑप्शन में है एक चर्ट की, दूसरा सेल खड़ी की, तीसरा तांबे की और चौथा लोहे की, ठीक है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ। द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल वॉज फाउंड फ्रॉम विच रिवर वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन है गंगा घाटी, ऑप्शन बी यमुना घाटी, ऑप्शन सी नर्मदा घाटी या फिर ऑप्शन डी ताप्ती घाटी, ठीक है, मतलब वैली, ठीक है। तो इसका अब क्वेश्चन 2 लिखकर उसका आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
ठीक है। अब क्वेश्चन तीसरा, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ठीक है, अभी ऊपर मैं पढ़ा कर आई हूँ। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फॉरोज ऑफ प्लॉट फील्ड्स हैव बीन फाउंड? ठीक है, तो इसमें कालीबंगन है, ठीक है, धौलावीरा है, मोहनजोदड़ो है और लोथल है। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में अब इसका आंसर दीजिए जल्दी से। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय द हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो ये सेकंड अर्बनाइजेशन, थर्ड अर्बनाइजेशन, फर्स्ट अर्बनाइजेशन या फोर्थ अर्बनाइजेशन? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, लेकिन सोचोगे तो कर दोगे। वैसे अभी मैं सबका आंसर आप लोगों को बताऊंगी, पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और अपना क्वेश्चन का आंसर लिख कर कमेंट बॉक्स में कर देंगे। ठीक है, जो भी लिखना होगा वो आप लोग लिख देंगे अपनी जिम्मेदारी समझकर। फिर अभी मैं आप लोगों को 2 मिनट के बाद क्वेश्चन 1 से सबके आंसर आप लोगों को बता दूंगी। आप लोग मिला भी लीजिएगा कि कितना सही है और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन? सुमेरियन सभ्यता है ना, यानी कि सुमेरियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एंड मेसोपोटामियन। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 इज, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं है, पर अगर आप लोगों को आता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, वरना मैं अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगी। ठीक है, हु हैड यूज द वर्ड इंडस सिविलाइजेशन एट फर्स्ट? सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके या फिर MS वत्स? ठीक है, तो इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज, बनावली में निम्नवत जमाव निम्नलिखित में से किस संस्कृति से संबंधित है? लोएस्ट डिपॉजिट एट बनावली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर? जिसमें पहला क्या है, प्राक हड़प्पा ग्राम्य संस्कृति यानी कि प्री हड़प्पन विलेज कल्चर। फिर प्रारंभिक हड़प्पन संस्कृति, अर्ली हड़प्पन कल्चर, ठीक है, जिसमें विकसित हड़प्पा संस्कृति। फिर मैच्योर हड़प्पन कल्चर, उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृति, पोस्ट हड़प्पन कल्चर। ठीक है, देखो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैं दोनों बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और आप दोनों लोग अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, फिर अब आप लोग इतने क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए, फिर मैं सबका आंसर आप लोगों को बता दूंगी। चलिए, अब मैं क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ और आप लोग अपने सारे क्वेश्चन का आंसर मिलाकर स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या था कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मुद्राएं किससे बनी है? तो वो इसका आंसर हो जाता है सेल खड़ी। ठीक है, यानी कि स्टीटाइट। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मानक मोहरें स्टीटाइट नामक एक नरम पत्थर से बनी है। मोहरें बनाने के लिए चर्ट, तांबा, टेराकोटा, सोना, अगेट, हाथी दांत और फेयंस अन्य जैसी सामग्रियों का भी उपयोग किया जाता था। ठीक, तो ये इम्पॉर्टेंट है। MCQ और PYQ इसीलिए लाए जाते हैं कि जो भी पढ़ाना है ना, चीज़ें पढ़ाने वाली चीज़ें पॉइंट में अगर सिलेबस से छूट गई हैं तो वो MCQ और PYQ से कवर कर ली जाए। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर स्टीटाइट सील को अक्सर उच्च तापमान में पकाया जाता था, जिससे उनकी सतह रासायनिक रूप से बदल जाती थी और अधिक टिकाऊ हो जाती थी। ठीक है, तो अब आप लोग मिला लीजिए कि आप लोगों ने कितने लोगों ने सही आंसर दिया था। ठीक, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुए थे? ये मैंने पूछा था और इसका आंसर क्या होता था, नर्मदा नदी घाटी। ठीक है, क्योंकि नर्मदा नदी घाटी भारत में मानव जीवाश्म का पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिला है। 1982 में भूवि विज्ञान है ना अरुण सोनकिया को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनौरा गांव में एक हेमीटाइट खोपड़ी मिली थी, जिसे नर्मदा मैन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैं आप लोगों को MCQ के माध्यम से कवर करवा रही हूँ, उसको भी लिख लेना। ठीक है, इस जीवाश्म को एक होमो इरेक्टस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जो आधुनिक मनुष्यों यानी कि होमो सेपियन से पहले मौजूद एक पूर्वज प्रजाति थी। ठीक है, अब इसका आंसर मिला लेना। फिर क्वेश्चन 3 क्या था, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये सबको पता होगा और सबने, आई होप, मेरी उम्मीद है कि सबने सही आंसर दिया होगा, कालीबंगन।
ठीक है। वर्तमान राजस्थान में भारत में स्थित कालीबंगन के पुरातात्विक स्थल पर जुटे हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं जो प्रारंभिक हड़प्पा काल के दौरान कृषि की प्रथा का संकेत देते हैं, और इस खोज पर से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की कृषि तकनीकों की अच्छी समझ थी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सही होगा सबका, मुझे पता है। फिर क्वेश्चन चौथा मैंने क्या पूछा था, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किसका प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो ये क्या था कि प्रथम नगरीय सिविलाइजेशन है ना। अब प्रथम ही थी, सबसे पहली नगरीय सिविलाइजेशन हड़प्पा ही तो थी। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की पहली ज्ञात शहरीय संस्कृति माना जाता है। यह एक अत्यंत उन्नत सभ्यता थी जिसमें सुविकसित शहरी नियोजन, जिसमें बड़े शहर, व्यवस्थित सड़कें और प्रभावशाली वास्तुकला शामिल थी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और सभी को पता भी होगा। आई होप आप लोगों ने इसका भी आंसर सही ही दिया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर इसको पढ़ाया है। ठीक है, अब हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, तो इसका भी आंसर आप लोगों ने सही दिया होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब देखिए जो गलत थे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं और उनके बारे में गलत ऑप्शन से भी पढ़ लेंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता या आधुनिक इराक में दजला और फरात नदियों के बीच में विकसित हुई है। हालांकि यह हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी, लेकिन हड़प्पा इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो अब इससे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया कि हड़प्पा संस्कृति के समकालीन कौन सी थी, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो कि इराक में थी और जो कि दजला और फरात नदी के किनारे थी। इतनी बात याद आ गई। फिर अब सुमेरियन की सभ्यता देखो। सुमेरियन की सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता का ही सबसे पुराना हिस्सा थी और दक्षिण मेसोपोटामिया में स्थित थी। ठीक है, इसको भी याद रखोगे। फिर वैदिक संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में विकसित हुई थी, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही है क्योंकि ये ऐतिहासिक काल में आती है। ठीक है ना। हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक संस्कृति मुख्य रूप से ग्रामीण थी। तो ये बात याद रखोगे क्योंकि देखो अब कितने सारे डाउट्स और पॉइंट क्लियर हो रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से, है ना। फिर अब क्वेश्चन 6 का आंसर भी मिला लेना सब लोग। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सर जॉन मार्शल। ठीक है, आई होप सभी ने इसका आंसर सही ही दिया होगा। पहले विद्वान थे जो हड़प्पा सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था या ठीक है। उसके बाद अब क्वेश्चन 7 का आप लोगों ने आंसर मिला लीजिए। बनावली में निम्नतम जमाव निम्नलिखित में से किस शहर संस्कृति से संबंधित है, तो ये प्राक हड़प्पन ग्राम्य संस्कृति है, प्री हड़प्पन विलेज कल्चर। बनावली में पाए जाने वाले सबसे निचले अवशेष पूर्व हड़प्पा, जिसमें प्रारंभिक हड़प्पा या प्रोटो हड़प्पा भी कहा जाता है, ग्राम संस्कृति से संबंधित है। इस चरण की विशेषताएं हाकरा मिट्टी के बर्तनों की उपस्थिति है और यह स्थल पर भी पाए जाने वाले विकसित और परिपक्व हड़प्पा चरण से पहले का है। ठीक है, तो अब 7 क्वेश्चन में से आप लोगों के कितने सही हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़। ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि डेली बेसिस पर कौन से बच्चे जुड़ रहे हैं और उन लोगों की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों के लिए कुछ इमेज लेके आई थी क्योंकि मैंने आप लोगों को सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया है और उसके समकालीन मेसोपोटामिया की नहीं पढ़ाया है, तो एक बार इससे देख लो। देखो मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी वो 4000 से 3500 ईसा पूर्व थी। इसका उद्गम आधुनिक इराक, ईरान, सीरिया, कुवैत और तुर्की के कुछ भागों में हुआ था। टिग्रिस और यूफ्रेटस, जिसको दजला और फरात बोलते हैं। ठीक है, दजला और फरात। ठीक है, तो इन्हीं का नाम टिग्रिस और यूफ्रेटस भी है। ये दोनों इराक की नदियां हैं, इनके बीच हुआ था। इसे सभ्यता के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है। अपनी लिपि, देवताओं और महिलाओं पर विचारों वाली संस्कृतियों का विविध संग्रह है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस समृद्ध संस्कृति और धार्मिक परिदृश्य को दर्शाते हुए धर्म, कानून, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाली आध्यात्मिक अत्यधिक सम्मानित शिक्षा प्रणाली का यूज़ किया गया। पुरुष तथा महिला दोनों विविध व्यवसायों में शामिल थे। ठीक है, जिनमें कृषि के साथ मुंशी, चिकित्सक, कारीगर, बुनकर, कुम्हार आदि जैसी महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, फिर महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे। वे जमीन की मालिक भी होती थी, तलाक के लिए याचिका भी लगा सकती थी आदि, है ना। क्योंकि ये भी उसी तरह विकसित थी जिस तरह हड़प्पा की सभ्यता थी। ठीक है, फिर यहाँ पर मीनारे, सीढ़ीदार पिरामिड, मंदिरों के आसपास बसे हुए शहर के
निवासी अपने संरक्षक देवता का सम्मान करते थे। धूप में सुखाई गई ईंटों से निर्मित शहर और विश्व के पहले शहर, ठीक है, मेसोपोटामिया में मिलते हैं। अब प्राचीन मिस्र की सभ्यता देखें तो वो नील नदी के तट पर थी। पिरामिड कब्रों और मकबरों के लिए सबसे अधिक जानी जाती थी, जिसमें शवों की मृत्यु के पश्चात उसके जीवन हेतु तैयार करने के लिए मम्मीकरण किया जाता था, है ना। मम्मीकरण आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे पट्टी वट्टी बंधी रहती है कुछ, है ना। इसके स्मारकीय लेखन और गणित प्रणालियों को विरासत में छोड़ी इसने, ठीक है, मिस्र की सभ्यता ने। सभ्यता 332 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की विजय के साथ समाप्त हो गई थी, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आप लोगों को पढ़ाई ही है। फिर प्राचीन चीन की अगर सभ्यता देखें तो ये 2000 ईसा पूर्व है। हिमालय पर्वत, प्रशांत महासागर और गोबी रेगिस्तान, गोबी डिजर्ट को लेकर 2025 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। आप लोगों के पास उसी तरह स्टेटमेंट मैं रख रही हूँ। गोबी डिजर्ट कौन से 2 देशों के मध्य में स्थित है, तो ये चीन, मंगोलिया, ठीक है, और रूस। अब चलो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। फिर हिमालय पर्वत, प्रशांत महासागर, गोबी रेगिस्तान द्वारा संरक्षित येलो और यांगसी नदियों के बीच स्थित है। कौन? प्राचीन चीन की सभ्यता। सदियों तक आक्रमणकारियों और अन्य विदेशियों से संघर्ष में फला फूला। सामान्यतः 4 राजवंशों में विभाजित है। कौन सा? जिया, सोंग, झोउ और किन। प्राचीन चीन का पर एक के बाद एक सम्राटों का शासन था। दशमलव प्रणाली, अबेकस और धूप घड़ी के साथ पृथ्वी पृष्ठ को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। याद रखो, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। सिर्फ पढ़ो मत, एकदम एक्टिव रिकॉल करना। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए आबादी को संगठित किया गया और मिस्रवासियों का सम्मान किया गया, ठीक है। तो इतनी बात, आई होप आप लोगों को इस इमेज से क्लियर हो गई हो। कल मैं इस इमेज को फिर से आप लोगों को पढ़ाऊंगी और फिर से याद दिलाऊंगी सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं आप सभी लोगों को पढ़ा भी दिया है, कल एक बार देख लेंगे इसमें क्या है, ठीक है। तो अब आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। आज बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गया है, अब आप लोगों को इतना डाइजेस्ट भी करना है, ठीक है। तो डाइजेस्ट करने के लिए जितना जो कुछ लिखा है, जितना जैसे एमसीक्यू सॉल्व किया है, सबको एक बार दोपहर में और एक बार रात में सोते समय 10 मिनट के लिए प्लीज़ रिवीजन कर लेना, जिससे आप लोगों को चीज़ें याद रहें, ठीक। चलिए फिर अब इसी बातों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को एंड करेंगे और कल फिर मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना सब लोग, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।